गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारा जो पॉइंट था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड तक हमने कर लिया था। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता था कि वो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट की जो डिस्काउंट की इनकम है वो नेक्स्ट ईयर में चली जाती है। 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, बट वो जो अमाउंट होता है रिबेट का जो डिस्काउंट होती है वो क्या हो जाती है 31 मार्च से नेक्स्ट अप्रैल तक, मई तक, जून तक, जुलाई तक। यदि वो वहां तक का बिल है तो उस केस में हम उन नेक्स्ट मंथ की इनकम को फाइनेंशियल ईयर में शो नहीं कर सकते, उनको नेक्स्ट ईयर में ही हमें शो करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग वर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए बैंक एज एट 31 मार्च 2014। तो ये 2014 का है। इन्होंने क्या बोला है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन अप्रैल 1 2013। जो 31 मार्च तक का प्रॉफिट एंड लॉस था उसमें क्या था, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट 3000 था। मींस वो जो इनकम थी 31 मार्च 2013 तक की नहीं थी, वो कब की थी, 1 अप्रैल 13 से लेके 31 मार्च तक की थी। तो ये जो 3000 रुपए हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, अब फाइनेंशियल ईयर है हमारा 31 मार्च को जो खत्म होने वाला है, और ये कब की है, अप्रैल 2013 को। तो मतलब क्या हुआ, ये जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 31 मार्च 2013 तक हमने की है, हमारे इस ईयर में ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो 23,100 रुपए डिस्काउंट क्या की गई है, बिल को डिस्काउंटेड करके 23,100 रुपए कमाए गए हैं। बिल वर डिस्काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलो। जो बिल डिस्काउंटेड किए गए हैं उनकी भी डिटेल दी गई है। सीरियल नंबर 1 पे अमाउंट ऑफ द बिल 20,000 है, रिबेट रेट ऑफ डिस्काउंट 12% है। ड्यू डेट कब की है, 30/4/2014। मीन्स 31 मार्च के बाद कब तक की है, एक महीना, अप्रैल का पूरा महीना। सेकंड पे 30,000 का बिल है, 15% रेट है, 30 जून 2014। मीन्स अप्रैल, मई और जून 3 महीने का जो डिस्काउंट है वो नेक्स्ट ईयर की है। नेक्स्ट है 45,000, 6% है, 45,000 6% है, सॉरी 16% है, वो ये कब की है, 31/5। तो ये इसमें क्या हो गया, अप्रैल और मई 2 महीने का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट हम यहाँ पे करेंगे। हमारा नेक्स्ट है सीरियल नंबर 4 पे 50,000 18% है, 27/2/2014। तो ये 31 मार्च से पहले की है, तो यहाँ पे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हमारा नहीं निकले। तो गिव द नेसेसरी एंट्री एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। हाउ मच द डिस्काउंट विल बी क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 में हम प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड जो हमारा करंट ईयर है हमें उसकी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले सीरियल नंबर को हम ले लेते हैं 30/4/2014 जिसकी डेट है। तो हमारा अनएक्सपायर्ड जो डिस्काउंट होगी वो कितने की होगी, एक महीने की होगी। अमाउंट कितना था, 20,000 का। रेट ऑफ डिस्काउंट हमारी कितनी थी, 12%। तो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट या रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 20,000 की एक महीने की हम निकाल देंगे। 20,000 मल्टीप्लाई 12/100, ये क्या थी हमारी रेट ऑफ डिस्काउंट थी। 1/12 मीन्स एक महीने की हमने निकालनी है 20,000 अमाउंट के ऊपर। तो ये हमारा कितना आ गया, 200। नेक्स्ट है हमारा 30/6/2014 को जो ड्यू होना था 3 महीने की, उसके ऊपर बन गई 30,000 का बिल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। 30,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 100, ये कितने महीने की है, 3 महीने की। 3/12 हमने कर दिया, 1125 रुपए हमने निकाल दिए। नेक्स्ट है हमारा 31/5/2014, 2 महीने का बनेगा, अप्रैल और मई का। अमाउंट 45,000, रेट ऑफ डिस्काउंट 16%। 45,000 का 16/100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 12, 2 क्योंकि हमारा 2 महीने का था, 1200। नेक्स्ट है 27/2/14, यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट ईयर में नहीं जा रहा क्योंकि 31 मार्च 2014 तक का तो हमारी इनकम ही होगी। तो यहाँ पे हमारा कोई भी
रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में अमाउंट नहीं आएगा। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे 200, 1125 और 1200 रुपए को, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 2525 रुपए क्या आ गया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इस साल की आई है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इस साल की आई है, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हम जिसको नहीं लिखेंगे, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हम जिसको नहीं लिखेंगे, जो टोटल डिस्काउंट हमारी वो 23,100 है ना, उस अमाउंट में से इसको हम माइनस करेंगे। तो हम एंट्री करते हैं 1 अप्रैल 2013 को जो बैलेंस दिया हुआ था जी 3,000 रुपए क्या थे, ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के थे जो 14 में कंसीडर होने थे। तो हमारा 13-14 फाइनेंशियल ईयर अब जो शामिल हो चुका है, देखो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने क्या किया था, उसकी एंट्री मैंने आप लोगों को बताई थी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हम लिखते थे, ये वाली एंट्री करते थे। ये रही, ये डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड लिखा हुआ है, आप लोग सिर्फ इसको डिस्काउंट भी अकेला लिख सकते हो। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये पुराने ईयर की थी जो हम इस साल में करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर में हम आएंगे, ठीक है, जैसे ही अब ये 14 की है, जैसे ही ये 15 में जाएगी ये एंट्री, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रिवर्स एंट्री होने का मतलब क्या है, ये उस साल की डिस्काउंट में ऐड हो जाएगी। तो ऐसे ही ये 2013 की थी, तो हमारे पास 14 में ये आ गई, 13-14 के फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास ये आ गई। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड किया था, आप लोग उसकी एंट्री को क्या कर देना, रिवर्स कर देना। हमने क्या कर दिया, देखो ये एंट्री मैंने आप लोगों को बताई थी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो ये 2012-13 में ये एंट्री हुई थी 3,000 की। तो हम इस एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, अब डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड में, नेक्स्ट ईयर में उसको कन्वर्ट कर दिया। 3,000 रुपए ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल ऐड हो जाएंगे। देन उसके बाद आपने अमाउंट कितना बनाया है, 23,100 था ना बिल डिस्काउंट से जो आपकी इनकम हुई है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। टू डिस्काउंट, अकेला डिस्काउंट भी आप लोग लिख सकते हो, टू डिस्काउंट भी लिख सकते हो, टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड भी आप लोग लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू डिस्काउंट 23,100 रुपए। देन उसके बाद ये 2525 रुपए हमारी क्या है, अनएक्सपायर्ड है, रिबेट है। तो इसको हम क्या लिखते थे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। देखो ये एंट्री नेक्स्ट है या नहीं है, ये आ गई जी। डिस्काउंट लिख दो सीधा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2525 टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 2525 रुपए। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कंसीडर नहीं होंगे। टोटल रुपए कितने थे, 23,100। 23,100 में से ये अमाउंट माइनस करके बाकी जो बैलेंस बचेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एक तो ये 3,000 ऐड होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, 23,100 ये ऐड हो जाएगा, और ये 2525 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की है। तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस जाएगा, आप लोगों ने क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में वो बैलेंस जाएगा डिस्काउंट कितना क्रेडिट है आपका। आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोग ये देखो डिस्काउंट की एंट्री कितनी क्रेडिट है। देखो यहाँ पे एक डिस्काउंट 3,000 की है, दूसरी डिस्काउंट 23,100 कितना हो गया, 24,100 हो गया। देन उसके बाद ये डिस्काउंट डेबिट हो गया, कितने से, 2525 से। तो डेबिट हो गया, आपके पास क्रेडिट कितना था, 24,100, डेबिट आ गया 2525। तो ये डेबिट 24,100 में से हम इसको माइनस कर देंगे, बाकी क्रेडिट बैलेंस हमारे पास कितना बच जाएगा, 23,575। तो उसको हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री सीधी सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस इससे क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट यहाँ से बढ़ेगा, और हमारा जो डिस्काउंट है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे ही हमने डिस्काउंट यहाँ पे लिखा, इसका अकाउंट क्लोज हो गया। अकाउंट कैसे क्लोज हो गया, एक बार हमने इसको क्रेडिट कर रखा है, दूसरी बार यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट हो गया। रिमेनिंग अमाउंट था हमारा 23,575 रुपए का, तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। तो हमारी जो
नेक्स्ट अकाउंट हमने जो बनाना है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो स्टार्टिंग में हम करते हैं ओपनिंग बैलेंस हमारा यहां से, क्योंकि हमारी ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती है। ओपनिंग बैलेंस कितना था जी? 3000 रुपए, 3000 रुपए था। देन उसके बाद आप लोग एंट्री देखो, यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या लिख रखा है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड लिखा हुआ है ना, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। आप लोग अकाउंट किसका बना रहे हो? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का। तो ये डेबिट है, देखो यहाँ पे एंट्री में ये डेबिट है। किसकी वजह से डेबिट है? टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो देखो ये 3000 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिए। आप लोगों ने ऐसे ध्यान नहीं रखना कि कैसे ये बना, आप लोगों ने एंट्री देखनी है जर्नल, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या था वो अमाउंट लिख दो जहां पे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का नाम है। तो ये 3000 से डेबिट था, देखो ये 3000 मैंने यहाँ पे लिख दिए जी, यहाँ पे हमारे कंसीडर हो गए। देन उसके बाद रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की एक और एंट्री है यहाँ पे, ये रही, यहाँ पे ये क्रेडिट है। ये किसकी वजह से है? डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। यहाँ पे आप लोग लिख दोगे डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। यहाँ पे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है, कितना है? 2525। फिर आप लोग क्या कर दोगे? इसको क्लोज कर दोगे। आपने क्या कर दिया? टोटल बैलेंस 5525, यहाँ पे भी 5525, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया जी? 2525 रुपए हमारा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का अकाउंट बन गया। उसके बाद हम चलते हैं डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, मींस एक तरीके से हमारा डिस्काउंट अकाउंट है। तो डिस्काउंट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा, अब वही जर्नल एंट्री पे आप लोग चलो, आप लोगों ने कुछ भी अलग से यहाँ पे नहीं करना है। आप लोगों ने क्या देखना है? डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड या डिस्काउंट की एंट्री हमने कहाँ कहाँ पे कर रखी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लोग, डिस्काउंट की एंट्री है। डिस्काउंट क्या है? क्रेडिट है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 3000 की वजह से। तो आप लोग ये पहला अमाउंट कहाँ पे लिखोगे? इसके क्रेडिट में लिखोगे। देखो यहाँ पे आ गया, बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 3000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री आप लोग देखो, इसमें डिस्काउंट की, यहाँ पे आप लोग ये देखो डिस्काउंट फिर से क्रेडिट है, किसकी वजह से? बिल डिस्काउंटेड की वजह से। आप लोग कितने से? 23100 से है ये, 23100 की हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट एंट्री आप लोग देखो, बिल डिस्काउंट डेबिट, देखो ये आ गया डिस्काउंट, फिर क्या आ गया? डेबिट आ गया। किसकी वजह से है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की वजह से। तो डेबिट में आप लोग क्या कर दोगे? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कर दोगे। बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, क्योंकि हमारी 3 ही यहाँ पे इसमें एंट्री है, तो बाकी का बैलेंस कहाँ पे हम डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में 23575 का अमाउंट हम क्या कर देंगे? कंसीडर कर देंगे। इसका वर्किंग नोट हमने बना रखा है एक, देखो यहाँ पे बुक में शो कर रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम कितना अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। डिस्काउंट कितना था टोटल? 23100। पुराने पिछले ईयर का जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड था हमारे करंट ईयर में, वो क्या हो जाएगा? 3000 ऐड हो गया, 26100 आ गया। देन उसके बाद लेस हम क्या कर देंगे इसमें से? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड जो इस साल का है, कितना आया था? 2525 रुपए हमने निकाला था, माइनस करके 23575 रुपए हमारा क्या आ गया है जी? प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट हमने ट्रांसफर करना था। तो ये था क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन आप लोग करके देख लेना, कई बार 4 नंबर के क्वेश्चन में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का क्वेश्चन आ जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसके नाम से ही पता चल रहा है वो एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही। तो एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सी होती है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक क्या करता है? लोन देता है। बैंक क्या कर देता है? लोन प्रोवाइड करवाता है, एडवांस देता है। तो उस केस में एनपीए क्या होगा? नॉर्मली इन्होंने लिखा है एन एसेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीज टू जनरेट इनकम फॉर बैंक। सीज मींस बंद हो जाती है, जनरेट इनकम जब वो अपनी इनकम जनरेट करना बंद कर देती है। इन अदर वर्ड्स एन एसेट शुड बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट of principal remain overdue and unpaid for a period more than 90 days। तो एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दे रखा है, वो व्यक्ति 90 दिन 3 महीने उसको हो चुके हैं, ना तो उसने प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट दिया, ना ही उसने
इंटरेस्ट दिया, तो उस केस में वो क्या बन जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारी बन जाती है। तो यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या हो सकता है, ऑल टर्म लोन्स, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड आर क्लासिफाइड इनटू परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकॉर्डिंग टू 90 डे ओवरड्यू नॉर्म्स। 90 दिन से ज्यादा यदि किसी को हो जाते हैं तो वो एनपीए की कैटेगरी में हमारा आ जाता है। देन उसके बाद जो एनपीए के ऊपर हमें क्या करना होता है, प्रोविजन बनाना होता है डाउटफुल डेट्स का। तो वो प्रोविजन कैसे बनता है, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई द लोन एसेट इनटू 4 कैटेगरी in order to arrive at the amount of the provision to be made against them। तो एनपीए को बेस मानते हुए प्रोविजंस बनाए जाते हैं बैंक्स के द्वारा। तो उसके अकॉर्डिंग एसेट्स को क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है 4 पॉइंट ऑफ व्यू से। हम फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स आप लोगों को नाम से ही पता होगा, स्टैंडर्ड आप लोग वर्ड यूज करते हो, ये स्टैंडर्डाइज है। मींस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर है। स्टैंडर्ड एसेट इज वन विच इज नॉट ए एनपीए, कि वो स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, हर महीने की इंस्टॉलमेंट आ रही है, इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है। सेकंड पॉइंट है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट आर दोज which have been classified as NPA for a period not exceeding 12 month। सब स्टैंडर्ड एसेट वो हैं जिनको 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं, ना उनकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, ना उनका इंटरेस्ट आ रहा है, बट उनका जो पीरियड है वो कितना है, 12 मंथ का है। 12 मंथ से उनको ज्यादा नहीं हुए, 3 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया, बट 12 महीने से ज्यादा उनको नहीं हुए। किसी को 5 महीने हुए हैं, किसी को 7 महीने, किसी को 10 महीने, किसी को 11 महीने, जिन्होंने इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट नहीं दिया उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स में कंसीडर करते हैं। डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स कौन सी होती हैं, डाउटफुल एसेट आर दोज विच हैव रिमेन्ड एनपीए, वो जो रिमेन एनपीए बनी हुई है फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स, जो 12 महीने से भी ज्यादा जिनको हो चुके हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल एसेट्स, कि इनके ऊपर आ भी सकता है, डाउट है जी, क्या पता इनके ऊपर पैसा आएगा या नहीं आएगा। लॉस एसेट, लॉस एसेट्स कौन सी होती हैं जी, लॉस एसेट आर दोज where loss has been identified by the bank or auditor but the amount has not written off। in the other word, such an asset is considered uncontrollable or if considered uncollectible, or if collected it is such a little value that its continuance as a bank asset is not warranted although there may be some salves और रिकवरी वैल्यू। तो लॉस एसेट्स में क्या है, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो ना तो इसका इंटरेस्ट आने वाला है जी, और ना ही इसका हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आने वाला है। नॉर्मली यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड हम यहाँ पे 36 मंथ, 3 साल तक जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, उनको हम क्या मान लेते हैं, लॉस एसेट्स में मान लेते हैं, और ये अनकोलेक्टेबल होती है। और यदि कुछ एक अमाउंट इनका आ भी जाता है, कुछ एक अमाउंट इनका आ भी जाता है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर क्लासिफाइंग द एडवांस एज अबव प्रोविजन, हमने 4 क्राइटेरिया जो पढ़ा है उसके बेस के ऊपर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम बनाते आ रहे हैं कि हमारे जो डेटर हैं उनमें से कितने हमारा पैसा वापिस नहीं करेंगे, उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। सबसे ऊपर हमारा पॉइंट था स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर नाम मात्र का प्रोविजन होता है, प्रोविजन 0.401% से भी कम का हम क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अगेंस्ट देम। 1% से भी कम का प्रोविजन हम स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर बनाते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट जो 12 महीने तक जो एनपीए की कैटेगरी में है, यदि वो सिक्योर्ड है, बैंक के पास जिसने लोन ले रखा है उसकी कुछ ना कुछ एसेट रखी हुई है, तो उसके ऊपर 15% का प्रोविजन हम बनाते हैं। और यदि वो अनसिक्योर्ड है, बैंक के पास कोई भी प्रॉपर्टी उस पर्सन की नहीं है,
तो उस केस में हम उसके ऊपर 25% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट्स में हमने क्या किया था कि जो 12 मंथ से ज्यादा के लिए हमारे एनपीए बने हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ एडवांस, द पोर्शन ऑफ एडवांस विच इज नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी। अनसिक्योर्ड है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 100% मान लेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ एडवांस, यदि सिक्योर्ड है, इफ दे आर कंसिडर्ड डाउटफुल अप टू 1 ईयर, 12 महीने तक है, 25% का प्रोविजन होगा। यदि वो 12 महीने से 3 साल तक है, 36 महीने तक है, 40% का। और यदि वो क्या है 36 मंथ, 36 मंथ 3 साल से ज्यादा के लिए है तो 100%। लॉस एसेट्स में हमारा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था, बट यदि 3 साल से ज्यादा के लिए कोई एनपीए हमारी रहती है तो उसको हम लॉस एसेट मानते हैं और उसके ऊपर 100% जितने भी पैसे उनसे लेने होते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके उनको अपने डेटर में से माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को उस अमाउंट से हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। कई बार ये शॉर्ट नोट एनपीए के ऊपर आ जाता है क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके रिगार्डिंग एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाओ, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स के ऊपर। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट का हम करेंगे। देन बैलेंस शीट का फॉर्मेट होते ही थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का करेंगे। देन उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो चाहेंगे, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, वो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना कि हमने इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। देन उसके अकॉर्डिंग यदि एक भी स्टूडेंट्स मुझे मिला तो हम कर लेंगे। आप लोगों की क्वेरी मस्ट है, आप लोग अपनी फीडबैक दोगे देन तभी हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलेंगे। पहले हम इसका क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन इसका कंप्लीट, देन उसके बाद इंश्योरेंस का कंप्लीट, देन फिर हमारा जो प्रोसेस रहेगा, लास्ट प्रोसेस रहेगा प्रैक्टिकल पोर्शन बैंकिंग का करेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन इंश्योरेंस का करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ध्यान से इसको देखोगे। आप लोगों की क्वेरी व्हाट्सएप के ऊपर आप डाल सकते हो, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी, एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ के नहीं आ रही है, तो मैं इसको पॉजिटिव वे में मान के चलूंगा कि आप लोगों के पास कोई क्वेरी नहीं है, आप लोगों के सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही हमारा। बाय बाय सभी को।